नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। अक्टूबर के महीने में मुल्क में 54,60,000 लोगों की नौकरी चली गई। ये हालत तब है जब त्योहारों का सीज़न है, इकोनॉमिक रिकवरी है और अच्छा खासा सेंटिमेंट बाज़ार का है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने यह आंकड़ा जारी किया है। CMI ने बताया कि लेबर मार्केट में लगातार तनाव बना हुआ है, हालांकि जॉब मार्केट दूसरी जानिब जोश से भरा हुआ है। रोजगार के आंकड़े पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर में मुल्क में 40 करोड़ 77 लाख अफराद के पास रोजगार था। सितंबर में 40 करोड़ 62 लाख लोगों के पास रोजगार था। रिपोर्ट में कहा गया कि महीने की बुनियाद पर नेशनल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सितंबर में 4.66% था, जो अक्टूबर में घटकर 40.41% हो गया। अगस्त में ये 40.52% था। रिपोर्ट में शहरी इलाकों में हालात अच्छे बताए गए हैं, लेकिन गांव में रोजगार की हालत बहुत ही ख़राब है। कोरोना के बीच माशी सरगर्मियों में तेज़ी भले ही काफ़ी बड़ी हो, लेकिन हुकूमत को अभी भी रोज़गार के मोर्चे पर अच्छी खबर नहीं मिल पा रही है। वैसे महीने की बुनियाद पर अक्टूबर में शहरों में बेरोज़गारी की शरह 1.24% घटी है, लेकिन इसी महीने में गांव में काम की कमी के चलते बेरोज़गारी की शरह बढ़ गई है। गांव में बेरोज़गारी की शरह 1.75% बढ़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क की बेरोज़गारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट अक्टूबर के महीने में 7.75% बढ़ गई, जो एक महीना पहले 6.87% थी। शहरों में बेरोजगारी बढ़ने की शरह 3 महीने के निचले सतह पर 7.38% पर पहुंच गई है और गांव में ये 4 महीने के ऊंचे सतह पर 7.91% पर पहुंच गई है। अगस्त के मुकाबले सितंबर महीने में बेरोजगारी की शरह 1.46% गिरकर 6.86% पर आ गई है। इस दौरान करीबन 85 लाख रोजगार के मौके बढ़े हैं। सितंबर महीने में 40 करोड़ 62 लाख अफराद के पास रोजगार था। मार्च 2020 के बाद ये सबसे ज़्यादा था। कोरोना के पहले के मुकाबले में हालांकि ये अभी भी इसलिए कम है क्योंकि तब 40 करोड़ 89 लाख के करीब लोगों के पास रोजगार था। वैसे ये अंदाज़ा था कि त्योहारों के सीज़न में रोज़गार बढ़ सकते हैं। CMI ने ही ऐसा अंदाज़ा लगाया था। इसमें खासकर रिटेल इंडस्ट्री में रोज़गार ज़्यादा होने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। दिवाली से एक दिन पहले मरकज़ी हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी राहत देने का फैसला किया है। हुकूमत ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है। नई कीमतें दिवाली के दिन यानी कल से लागू हो जाएंगी। बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब तक अपने मैक्सिमम लेवल पर हैं। आज छोटी दिवाली के दिन आम लोगों को राहत मिली है। हफ्ते के तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। डीजल कई शहरों में 110 रुपये के पार और पेट्रोल 181 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में पेट्रोल 110 रुपये फी लीटर के पार पहुंच गया है, वहीं डीजल 98 रुपये 42 पैसे फी लीटर पर बिक रहा है। आखिरी बार 5 सितंबर को दाम कम किए गए थे, तब मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल डीजल 15-15 पैसे तक सस्ता हुआ था। बीते सितंबर महीने की 28 तारीख को पेट्रोल जहां 20 पैसे महंगा हुआ था, वहीं डीजल भी 25 पैसे फी लीटर महंगा हुआ था। दरअसल सितंबर के आखिरी दिनों से जो पेट्रोल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई वो मंगल के रोज तक जारी रहीं। पेट्रोल की कीमतें देखें तो 28 दिन में ये 8 रुपये 85 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। आलमी सतह पर कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी से मुल्क में पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद मरकज़ी हुकूमत ने रियासतों से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की अपील की है ताकि लोगों को महंगाई से निजात मिल सके। अलग अलग रियासती हुकूमतें 20 से 35% तक वैट वसूल करती हैं। मरकज़ी हुकूमत के मुताबिक डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के घटने से किसानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जल्द ही रबी फसल की बुआई होने वाली है। इस कटौती का सबसे बड़ा फ़ायदा किसानों को मिलने वाला है। एक और बड़ी खबर, राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के नए कोच बनाए गए हैं। चाशुंबे के रोज इसका ऐलान कर दिया गया है। द्रविड़ T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम से जुड़ेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज बतौर कोच उनके लिए पहला असाइनमेंट होगा।
मौजूदा कोच रवि शास्त्री ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद अपना ओहदा छोड़ देंगे। द्रविड़ कुछ दिन पहले श्रीलंका के दौरे पर टीम इंडिया के कोच थे। यहां टीम इंडिया की बी टीम खेलने के लिए गई थी। कोच बनने के बाद राहुल ने कहा था कि हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का मेन कोच बनना उनके लिए बहुत फख्र की बात है और वो अपनी जो जिम्मेदारी है वो बखूबी निभा सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वदेशी वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। दिवाली से एक दिन पहले WHO ने 18 साल से ऊपर के लोगों को कोवैक्सीन लगाने का अप्रूवल दिया है। कोवैक्सीन को हिंदुस्तान में ही डेवलप किया गया था। इसे ICMR और हैदराबाद की भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया था। WHO ने अपने बयान में कहा कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स से मिलकर बनी हमारी टीम ने तय किया है कि कोवैक्सीन कोरोना से महफूज रखने के लिए WHO के जो गाइडलाइंस है उसको पूरा करती है। वैक्सीन के फ़ायदे उसके जोखिम से ज़्यादा हैं। ये वैक्सीन दुनिया भर के लिए काफ़ी कारआमद साबित हो सकती है। कोवैक्सीन की रिव्यू WHO के स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इम्यूनाइजेशन ने की थी। भारत बायोटेक की सदरनशीन डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने कोवैक्सीन को रिकग्निशन मिलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे स्वदेशी टीके की पहुंच दुनिया भर में बढ़ेगी। मुल्क के कुछ अजला में कोविड-19 की टीकाकारी कम होने पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन अजला के अफसरान से कहा कि वो लोगों को बेदार करें और घर घर दस्तक देकर टीका लगाने की हिकमत अमली पर काम करें। यूरोप के दौरे से वापसी के फ़ौरन बाद मोदी ने चारशंबे के रोज़ कम टीकाकारी वाली रियासतों के ज़िला मजिस्ट्रेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन अजला में 50% से कम लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई है और बहुत कम लोगों को दूसरी खुराक मिली है। उनमें झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और कुछ दूसरी रियासतों के 40 से ज़्यादा अजला शामिल हैं। बातचीत के दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने वज़ीर-ए-आज़म को उन हालात और चैलेंजेस से आगाह किया जिनकी वजह से टीकाकारी मुहिम के कवरेज में कमी दर्ज की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्काम से कहा कि टीकाकारी मुहिम की कवरेज बढ़ाने के लिए अब हर घर में दस्तक देने की हिकमत अमली अपनानी होगी। उन्होंने कहा कि अब तक आप सब ने लोगों को टीकाकारी सेंटर ले जाने और वहाँ महफूज टीकाकारी के लिए इंतजाम किए हैं। अब हर घर वैक्सीन, घर घर वैक्सीन के जज्बे के साथ आपको हर घर तक पहुँचना है। डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी हैं उनको एक नया विश्वास देगी, नया ताकत देगी और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और इसलिए मैं मुख्यमंत्रियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसको इतना महत्व दिया और समय निकाल करके वो आज त्योहारों के दिन में भी बैठे हैं। मैं हृदय से सभी मुख्यमंत्रियों का धन्यवाद करता हूं और मुझे विश्वास है कि आज जो बातें हुई हैं अब मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगी और हमें परिणाम मिलेगा। और मैं बताता हूं जी, आज तक जितनी प्रगति हमने की है वो आप सबकी मेहनत से हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट का, गांव का, छोटा मोटा हर मुलाजिम, हमारी आशा वर्कर कितनी मेहनत की है जी। कितने दूर दूर इलाकों में पैदल चल चल करके लोगों ने वैक्सीनेशन पहुंचाया है। लेकिन 1 बिलियन के बाद अगर हम थोड़े से भी ढीले पड़ गए तो नई संकट आ सकता है और इसलिए हमारे यहां तो कहा जाता है कि बीमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उसको आखिरी अंत तक लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा भी ढीलापन लाने नहीं देना है। साथियों, 100 साल की इस सबसे बड़ी महामारी में देश ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। कोरोना से देश की लड़ाई में एक खास बात यह रही कि हमने नए नए समाधान खोजे, इनोवेटिव तरीके आजमाए और हर इलाके में लोगों ने अपने दिमाग से नई नई चीजें की है। आपको भी अपने अपने जिलों में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए नए नए इनोवेटिव तरीके पर और ज्यादा काम करना ही होगा। नया तरीका, नया उत्साह, नई टेक्निक। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 4,32,665 कोरोना के नए मामले दर्ज हुए। इसी दौरान 7,878 अफराद की मौत भी हुई। इस इजाफे के बाद
दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 24,84,63,428 हो गई, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 50,32,196 हो गई। दुनिया भर में अब भी 1,83,00,000 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 11,000 से ज़ायद केसेस दर्ज किए गए और इस दौरान सेहतयाब होने वालों की ज़्यादा तादाद की वजह से रिकवरी रेट बढ़कर 98.22% हो गया। इस दौरान मंगल के रोज़ मुल्क भर में 41,16,230 अफराद को कोरोना के टीके लगाए गए और अब तक 1,07,29,00,000 से ज़्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से चारशंबे की सुबह जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 11,903 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 3,43,00,000 से के पार हो गई। इस दौरान 14,159 मरीजों के सेहतयाब होने के बाद इस वबा को शिकस्त देने वालों की कुल तादाद 3,36,97,740 हो गई। एक्टिव केसेस 2,567 कम होकर 1,51,209 रह गए। दरियासना मरीजों की मौत 311 मरीजों की मौत के बाद अमवात की तादाद 4,59,191 हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चारशंबे के रोज जिका वायरस के एक साथ 25 मरीज मिले। इनमें एक मुतासिर हामिला खातून भी शामिल है। अब कानपुर में जिका से पॉजिटिव मरीजों की तादाद 36 हो चुकी है। सीएमओ ऑफिस मुतासिरा मरीजों में अभी और इजाफे का अंदेशा जता रहा है। इन मुतासिरा मरीज में एयरफोर्स स्टेशन के आसपास ये लोग मिले हैं। दिवाली और छठ के त्यौहार पर अचानक जिका के मामले बढ़ने के बाद वजारत सेहत नए सिरे से स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है। ये मरीज अलग अलग इलाकों से मिले हैं, जिनमें परदेवन पुरवा, हरजिंदर नगर, पोरखपुर और शिव कटारा शामिल हैं। चकेरी में जिका वायरस के सबसे ज़्यादा मरीज मिलने के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। चकेरी के साथ जीटी रोड हाईवे किनारे बसे इलाकों को भी वायरस अपनी चपेट में ले रहा है। नए मुतासरीन में हेल्थ केयर वर्कर्स भी शामिल हैं। वजारत सेहत ने ज़ायद एहतियात बरतने की लोगों से अपील की है और ख़ास तौर से कुछ एहतियाती इक़दाम भी उठाए गए हैं ताकि इस वायरस के फैलाव से बचा जा सके। हिंदुस्तान में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने एक बार फिर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि दिवाली है, महंगाई उरूज पर है, मजाक की बात नहीं है। काश मोदी हुकूमत के पास आवाम के लिए एक हिस्सास दिल होता। वहीं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी इस ताल्लुक से एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि त्यौहार का वक्त है, महंगाई से आम लोग परेशान हैं। बीजेपी हुकूमत की लूट वाली सोच ने त्यौहार से पहले महंगाई कम करने की जगह गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, तेल, सब्जी की कीमत आसमान पर पहुंचा दी है। वो मजीद लिखती हैं कि इलेक्शन के वक्त बीजेपी 1 से 2 रुपये कीमत घटाकर आवाम के दरमियान जाएगी, तब उसे सख्त जवाब मिलेगा, आवाम माफ़ नहीं करेगी। ज़मीनी इंतखाबात के नताइज से खुश कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने चारशंबे के रोज़ कहा कि बीजेपी के खिलाफ इंतखाबी हवा चलनी शुरू हो गई है। उन्होंने ट्विटर पर एक बयान दिया जिसमें लिखा कि 30 सीटों के लिए हुए असेंबली ज़मीनी इंतखाबात के नताइज का एक फ़िक्र अंगेज़ तजज़िया दिया गया है। बीजेपी ने 7 सीटें जीती और उसके एलानिया साथियों ने 8 सीटें जीती। कांग्रेस ने 8 सीटें जीती। साथ ही उन्होंने लिखा कि गैर बीजेपी पार्टियों ने 7 सीटें जीती, जिनमें से सिर्फ 1 सीट बीजेपी के एक सपोर्टर वाईएसआर कांग्रेस ने जीती। दीगर 6 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई पार्टियों ने जीत हासिल की। विखार आज भी बरकरार है। 2022 में हवा किस तरफ बहेगी? काबिल जिक्र के मंगल को बरामद 3 लोकसभा सीटों और 29 असेंबली सीटों के लिए ज़मीनी इंतखाबात के नताइज राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक रियासतों में कांग्रेस के लिए हौसला अफजा रहे, जहां पार्टी अब बीजेपी से बेहतर हालत में है। 3 लोकसभा सीटों के नताइज बताते हैं कि बीजेपी ने खंडवा, जो कि मध्य प्रदेश में, उसमें शिवसेना ने दादर एंड नगर हवेली और कांग्रेस ने मंडी, जो कि हिमाचल प्रदेश है, उसमें जीत हासिल की है।
लखीमपुर खीरी के किसानों ने 3 अक्टूबर को होने वाले तशद्दुद के मामले को हल करने के लिए मरकजी वजीर अजय मिश्रा टेनी की तरफ से की गई मुलाकात की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक वजीर ने किसानों को मंगल के रोज अपनी रिहायशगाह पर मीटिंग के लिए बुलाया था ताकि धान की खरीदारी से मुतालिक मसाइल और 3 अक्टूबर को हुए तशद्दुद के मामले को हल किया जा सके, जिसमें उनका बेटा आशीष अहम मुल्जिम है। आशीष जेल में कैद है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले की तहकीकात कर रही है। सिख बरादरी के रहनुमाओं ने एक गुरुद्वारे में हंगामी मीटिंग तलब की और इलाके के किसानों से कहा कि वो वजीर के इजलास में शिरकत न करें। सिख तंजीम के सदर जसबीर सिंह वर्क ने कहा कि हमने मुत्तफिका तौर पर मुलाकात के लिए उनके घर ना जाने का फैसला किया। हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो हमारे किसानों को धान की ज़्यादा कीमत देकर फंसाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि वो 3 अक्टूबर के वाक़े में गई जानों की तलाफी नहीं कर सकता। अगर सिख तबके के किसी फर्द का अजय मिश्रा या उसके ख़ानदान से कोई ताल्लुक है तो पूरा सिख समाज उस शख्स का बाइकआउट करेगा। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हिरासत में हैं। उन्हें करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। अब ईडी को ऐसी 13 कंपनियों के बारे में पता चला है जो अनिल देशमुख, उनके बेटों सलील और ऋषिकेश के साथ उनके सीधे कंट्रोल में थी। साथ ही 14 ऐसी कंपनियां हैं जो अनिल देशमुख के करीबियों के कंट्रोल में चल रही थी। ज़राए के मुताबिक इनमें से कुछ शेल कंपनियां भी हैं। ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि इन कंपनियों के बीच लगातार ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि इन इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल मुबैना तौर पर अनिल देशमुख ने गलत तरीके से कमाए गए पैसे के इस्तेमाल के लिए किया था। जब इनसे जुड़े बैंक खातों की जांच की गई तो पता चला कि देशमुख के अफराद खानदान के ज़रिए सीधे तौर पर इन कंपनियों से बड़े पैमाने पर पैसे का फ़्लो हुआ है। इन कंपनियों की बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की जांच के इशारे दिखाते हैं कि इनमें से कुछ इंस्टीट्यूशंस का कोई कारोबार ही नहीं है। उनका इस्तेमाल सिर्फ फंड्स के रोटेशन के लिए किया जा रहा है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने चारशंबे के रोज़ कहा कि दिवाली के मौके पर दिल्ली के कारोबारियों और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अच्छी खबर है। आपके काम को बढ़ाने के लिए दिल्ली बाज़ार के नाम से एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है जिसमें दिल्ली की हर छोटी बड़ी दुकानों को जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल में आप अपने हर प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं जो मुल्क दुनिया के लोगों तक पहुंचेगा। जितने भी बड़े छोटे बाज़ार हैं वो सब इस पोर्टल में शामिल रहेंगे। इस पोर्टल से दिल्ली के हर कारोबारी और हर ताजिर का कारोबार ग्लोबल स्केल पर होगा। आप किसी दुकान पे जाते हैं, मान लीजिए आप एक कस्टमर हैं, उसको कहते हैं मुझे ये सामान दिखाइए। वो आपको एक मॉडल दिखाता है, सेल्समैन दूसरा मॉडल दिखाता है, तीसरा दिखाता है। उसके बाद उसी में से थोड़ी देर में वो भी थक जाता है, आप भी थक जाते हैं। और अब तो आप किसी भी दुकान में घर बैठे अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने फोन के ऊपर किसी भी दुकान के अंदर जाके उसकी सारी दुकान खंगाल सकते हैं, उसके सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, कितने टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, किस किस्म की वो अवेलेबल है, सब कुछ देख सकते हैं उस दुकान के अंदर घर बैठे बैठे आप। जितने स्टार्टअप्स हैं, नया कोई काम शुरू करता है, वो इसके अंदर अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को बेच सकता है। स्टार्टअप्स को बहुत बड़ा मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि ये पोर्टल दुनिया में पहली बार इस किस्म का पोर्टल बनाया जा रहा है कि दिल्ली की जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दिल्ली की जितनी सर्विसेज हैं, जितने प्रोडक्ट्स हैं, सब एक पोर्टल पे होंगे और वो पूरी दुनिया के सामने होंगे। दिल्ली वाले भी खरीद सकते हैं, मोहल्ले वाले भी खरीद सकते हैं, देश के लोग भी खरीद सकते हैं, दुनिया के लोग भी खरीद सकते हैं। मुझे लगता है इससे दिल्ली की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ेगी, दिल्ली की इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ेगी, रोजगार खूब तेजी से बढ़ेंगे, टैक्स का रेवेन्यू खूब बढ़ेगा और दिल्ली की तरक्की बहुत तेजी से होगी। हमें उम्मीद है कि ये पोर्टल बनना चालू हो गया, कल मैंने इसकी मीटिंग ली थी। हमें उम्मीद है, बहुत बड़ी चीज है, पहली बार बनाई जा रही है, समय लगेगा। अगले साल अगस्त तक का टारगेट रखा है कि अगले साल अगस्त में ये बनके तैयार हो जाना चाहिए। आप किसी दुकान पे जाते हैं, मान लीजिए आप एक कस्टमर हैं, उसको कहते हैं मुझे ये सामान दिखाइए। पाकिस्तान की बौखलाहट एक बार फिर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर से शारजाह के दरमियान शुरू हुई फ्लाइट को पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस से
परवाज भरने पर रोक लगा दी। खबरों की माने तो पाकिस्तान ने मंगल को श्रीनगर से शारजाह जा रही फ्लाइट को अपना एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से रोक दिया, जिसके बाद फ्लाइट को घूमकर शारजाह जाना पड़ा। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत की हो। इससे पहले भी पाकिस्तान ने कश्मीर से परवाज भरने वाली बैनुल अक़वामी परवाज़ों को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से रोक दिया था। पाकिस्तान की जानिब से एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर देने पर जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इसे अफसोसनाक बताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बेहद ही अफसोसनाक 2009-10 में भी श्रीनगर से दुबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ पाकिस्तान ने ऐसा ही किया था। मुझे उम्मीद थी कि गो फर्स्ट एयर के तैयारे को एयर स्पेस के इस्तेमाल की मंजूरी देना रिश्तों में बेहतरी के इशारे थे, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होना था। गौरतलब है कि अमित शाह ने 23 अक्टूबर को श्रीनगर शारजाह फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई थी। ये फ्लाइट गो फर्स्ट एयर ने शुरू की है। गो फर्स्ट एयर श्रीनगर से शारजाह तक बराह रास्त बैनुल अक़वामी परवाज़ें और बैनुल अक़वामी कार्गो शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस है। गो फर्स्ट श्रीनगर और शारजाह के दरमियान एक हफ्ते में 4 फ्लाइट्स रवाना करेगी। दिल्ली में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें एक मां अपने 2 बच्चों को बेरहमी से पीटती हुई दिख रही है। 53 सेकंड का ये वीडियो दिल्ली का है, सीसीटीवी में रिकॉर्ड। तारीख के मुताबिक ये वाक़या इसी साल 19 सितंबर का है। दिल्ली वुमेंस कमीशन की सदरनशीन स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर इस मामले का वीडियो शेयर करते हुए कार्रवाई की बात कही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खातून अपने 5 से 6 साल के बच्चे को बेरहमी से पीट रही है। वो बच्चे के सीने, सिर, पैर और पीठ जहाँ तक दोनों हाथों से मार रही है। उसके बाल खींच रही है, गला दबा रही है। बच्चा खुद को बचाने के लिए कभी हाथ तो कभी पैर सामने करता है, लेकिन उसकी माँ उसे मारते नहीं थक रही है। पास ही एक दूसरी खातून भी मौजूद है जो उसे मारने से रोकती है। उससे वो सवाल भी करती है, क्यों मार रही हो, छोड़ दो, वो बच्चा है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। खातून की बेरहमी यहीं ख़त्म नहीं होती। उसके पास में ही करीब 1.5-2 साल का दूसरा बच्चा भी मौजूद है जो अपने बड़े भाई के रोने की आवाज़ सुनकर खुद भी रोने लगता है। माँ बड़े बेटे को मारने के बाद वापस मुड़ती है और मासूम को भी पटक पटक कर मारने लगती है। एक बार तो ऐसा लगता है कि वह उसे उठाकर ज़मीन पर पटक देगी। माँ अपने दोनों बच्चों को क्यों मार रही है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। वुमेंस कमीशन की सदरनशीन स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारे पास एक शख्स ने इस वीडियो के साथ अपनी बीवी की शिकायत दर्ज की है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह 2 छोटे बच्चों को उनकी माँ बेरहमी से मार रही है। हम पुलिस को नोटिस जारी कर रहे हैं। इस खातून के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे और बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। राजस्थान में पाली जिले के छोटे से गांव बोयल में रहने वाले प्रकाश देवासी ने रीट लेवल 1 में 146 पॉइंट्स हासिल कर रियासत में 6ठा मुकाम हासिल किया। राजस्थान के प्रकाश ने बताया कि वो रोज़ाना करीब 12 घंटे पढ़ाई करते थे। भेड़ बकरियों को चराने जाने के दौरान भी जंगल में किताब साथ लेकर जाते थे। उनका टारगेट 135 पॉइंट्स लाने का था, लेकिन रियासत में 6ठा मुकाम उन्हें हासिल हुआ। ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। प्रकाश ने कहा कि रियासत में 6th रैंक आना उनके लिए दिवाली बोनस जैसा है। प्रकाश ने बताया कि पिछले 3-4 साल से कंपटीशन की वो तैयारी में जुटे थे। लॉकडाउन में तैयारी करने का और अच्छा मौका मिला। वालिद की मदद के लिए भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में लेकर ये चले जाते थे। इस दौरान अपनी किताबें भी साथ रखते थे। प्रकाश ने कहा कि जंगल के पुरअमन माहौल में पढ़ाई करने का अलग ही मज़ा है। पुराने पेपर देखकर उन्होंने तैयारी की थी, जिससे समझ में आ गया कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। इसके साथ ही जयपुर जाकर कोचिंग भी उन्होंने हासिल की। उन्होंने कहा कि किसी भी टारगेट को पूरा करने या कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि सब कुछ छोड़कर जो टारगेट सेट किया गया है उसी को हासिल करने पर फोकस लगाया जाए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अगले 3 साल में 10,000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस कायम करेगा। IOC के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद ने चारशंबे के रोज़ बताया कि कंपनी 2070 तक मुल्क के ज़ीरो कार्बन एमिशन वाली कैपेसिटी से चलने वाली जो गाड़ियां होती हैं उसके लिए एक स्कीम बना रहा है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ईंधन कंपनी जो कि रिटेल सेक्टर में काफ़ी आगे है, वो रिफाइनरी कंपनी IOC मुल्क के 5 मिलियन बैरल पर डे रिफाइनिंग कैपेसिटी के साथ लगभग 1/3 हिस्से को कंट्रोल करती है। आलमी सतह पर तेल और गैस की बड़ी कंपनियों ने 2050 तक पोल्यूशन कम करने
या उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की स्कीम बनाई है। वज़ीर आज़म मोदी ने 2 दिन पहले COP26 समिट में भी कार्बन इमिशन की कमी को लेकर हिंदुस्तान के जो निशाने हैं उनकी जानकारी दी थी। दिवाली से एक दिन पहले यानी आज 3 नवंबर को सोना चांदी के दामों में बड़ी गिरावट आई है। सराफा बाजार में आज सोना 324 रुपये सस्ता होकर 47,512 रुपये पर आ गया। वहीं चांदी की बात करें तो आज चांदी 1327 रुपये सस्ती होकर 62,881 रुपये फी किलोग्राम पर आ गई। वायदा बाजार में आज भी सोने के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। दोपहर 1 बजे MCX पर सोना 264 रुपये की गिरावट के साथ 47,358 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। वहीं चांदी की बात करें तो ये 155 रुपये की गिरावट के साथ 63,068 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। सोना मौजूदा मजबूती के बावजूद अपने रिकॉर्ड हाई से काफ़ी सस्ता चल रहा है। सोना पिछले साल अगस्त में 56,200 रुपये फी तोले के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका था, लेकिन अभी ये 47,512 पर ही है। ये अपने रिकॉर्ड हाई से 8,688 रुपये फी तोला सस्ता चल रहा है। सोने से जुड़ी एक और बात आपको बता दें कि धनतेरस पर मंगल के रोज सोने की बिक्री जमकर हुई। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया यानी कैट के मुताबिक धनतेरस पर मुल्क भर में लगभग 15 टन सोने की ज्वेलरी की बिक्री हुई। इसकी कीमत करीब 7,500 करोड़ रुपए रही। कैट के मुताबिक दिल्ली में 1,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जबकि साउथ इंडिया में 2,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले साल दिवाली तक सोने की कीमत 52 से 53,000 रुपये फी तोले तक पहुंच सकती है। यानी यहाँ से अगली दिवाली तक इसमें 10 से 15% का ही इजाफा मुमकिन है। चीन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ड्रैगन बाहरी मसाइल के साथ साथ अंदरूनी परेशानियों से भी घिरता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड के जरिए चीन को लगातार घेर रहे हैं। दूसरी जानिब वहाँ ज़्यादातर शहरों में लोगों को फूड क्राइसिस, बिजली का बहरान और कोरोना जैसी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। चीन की दारुल-हुकूमत बीजिंग समेत कई शहरों में खाने के लिए लोगों को शॉपिंग मॉल के बाहर घंटों लाइन में खड़े होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अब मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी याहू ने भी चीन से अपना बिजनेस समेट लिया है। याहू ने चीन में अपनी खिदमात बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि चीन की डिजिटल सेंसरशिप की वजह कंपनी पहले ही अपनी कई खिदमात बंद कर चुकी हैं। चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत ने अपने मुल्क में चल रही बड़ी कंपनियों पर अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि याहू ने इतना बड़ा कदम इसलिए उठाया है। चीन में सर्विसेज बंद करने के बाद कंपनी ने कहा कि वो इंटरनेट पर आज़ाद खिदमात देने के लिए पाबंद है। इससे पहले गूगल भी चीन में अपनी सर्विसेज बंद कर चुका है। माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे कारोबार बहुत ज़्यादा नहीं है और लिंक्डइन की वो अपनी सर्विस बंद करने जा रहा है। चीन में इस वक्त डीजल की किल्लत है। इसकी वजह शी जिनपिंग का अड़ियल रवैया है। जब चीन में कोयले की कमी की वजह से बिजली बहरान पैदा हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने कोयला खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन दुश्मनी के चलते चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला नहीं खरीदा और अपने यहाँ स्टॉक डीजल से बिजली बना ली थी। इसका असर ये हुआ कि अब चीन में डीजल नहीं मिल रहा है। हुबई सूबे के शिजायुंग शहर के ट्रक ड्राइवर ने बताया कि फिलहाल एक ड्राइवर को अपने ट्रक में 100 लीटर डीजल रखने की इजाज़त है। ये ट्रक की कैपेसिटी का सिर्फ 10% है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने रोम में G20 समिट और ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट समिट में चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के शामिल नहीं होने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने इसे चीनी सदर की बड़ी गलती बताया। जो बाइडेन ने कहा कि चीनी सदर के लिए COP26 में शामिल नहीं होना एक बड़ी गलती है। बाकी दुनिया चीन की तरफ देख रही है और पूछ रही है कि क्या वो इस पूरे मामले में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया और COP में मौजूद लोगों को भरोसा उन लोगों ने खोया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन एमिटर चीन है। चीन की कार्बन एमिशन में करीब 28% की हिस्सेदारी है। इसके बावजूद शी जिनपिंग क्लाइमेट चेंज से जुड़ी इस समिट में शामिल नहीं हुए। वहीं रूस कार्बन एमिशन के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।